Hello everyone, I Arki Sabran welcome you all in today's video. आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, important and scoring chapter. The name of the chapter is power sharing, our first chapter. क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ कंट्रीज पीसफुल दिखती हैं, कुछ कंट्रीज में सिविल वॉर की कंडीशंस रहती है, या क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है? इन क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग होती क्या है। व्हाट इज पावर शेयरिंग? Power sharing means distribution of power among different groups, different peoples and different institutions. जैसे नाम से भी समझ में आ रहा है, पावर शेयरिंग, दैट मीन्स पावर का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट पीपल, ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशंस के बीच में जब करते हैं, इसको बोलते हैं पावर शेयरिंग। दैट मीन्स कि पावर का कंसंट्रेशन किसी एक पर्सन के हाथ में ना होके सबको पावर सबके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और इसकी वजह से बेनिफिट ये होता है कि सारे जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में खुद को इन्वॉल्व महसूस करते हैं एंड खुद को उस गवर्नमेंट का, उस कंट्री का पार्ट समझते हैं। एक डेमोक्रेसी में पावर का कंसंट्रेशन किसी एक हाथ में नहीं होना चाहिए। क्यों? बिकॉज डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल। अगर किसी एक पर्सन के, किसी एक लीडर के हाथ में पावर का कंसंट्रेशन हो जाएगा, देन वो डिक्टेटर भी बन सकता है। वहां पे डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी वहीं पे, एंड ऑटोक्रेसी आ जाएगी। वो अपने पावर का मिसयूज कर सकता है एंड जो बाकी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इग्नोर्ड, बायसनेस का शिकार हो सकते हैं। डेमोक्रेसी में हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग इंस्टीट्यूशंस एंड लेवल्स में हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में हम देखते हैं। जो गवर्नमेंट के डिफरेंट 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके बीच में हम देखते हैं। या और एंड डिफरेंट लेवल्स के बीच में देखते हैं, लाइक सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। कम्युनिटीज के बीच में देखते हैं, लाइक लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज, रिलीजियस कम्युनिटीज। पॉलिटिकल पार्टीज भी अगर है तो उनके बीच में भी हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। लाइक अगर कोएलिशन गवर्नमेंट है, दैट मीन्स कि बहुत सारी पार्टीज ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है, तो उसमें भी उनके बीच में भी पावर्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक रेशियो में हम देखते हैं, तब वो गवर्नमेंट सक्सेसफुली वर्क करती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल एक घर का लेते हैं। सपोज 2 भाई हैं और सिर्फ बड़े भाई को सारी पावर्स दे रखी है, छोटे भाई को कोई भी पावर नहीं मिली। जो बड़ा भाई है वही हर चीज का डिसीजन लेता है। इससे क्या होगा, कैसा एनवायरनमेंट होगा उस छोटे भाई के लिए इस घर में? या तो वो बिल्कुल भी इग्नोर फील करेगा एंड इंफीरियरिटी में इंफीरियर फील करेगा, या फिर वहां पे वायलेंस की भी जगह हो सकती है, कि वायलेंस भी हो सकता है वहां पे। सो पावर शेयरिंग एक गवर्नमेंट, एक कंट्री में ही नहीं, सिर्फ छोटे से घर में भी जरूरी है। मतलब एक छोटे लेवल से लेके एक बड़े लेवल तक, दैट मीन्स कि एक घर से लेके, फैमिली से लेके एक कंट्री चलाने तक पावर शेयरिंग कितना इम्पोर्टेंट है, ये इस चैप्टर में हम 2 एग्जाम्पल से समझेंगे, 2 कंट्रीज के एग्जाम्पल से। इस चैप्टर में 2 कंट्रीज का एग्जाम्पल लिया गया है। फर्स्ट है आपका बेल्जियम एंड दूसरा है श्रीलंका। ये 2 कंट्रीज को सिलेक्ट करने के पीछे जो रीजन है, बिकॉज दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों का जो एथनिक कंपोजिशन है, दैट मीन्स वहां पे जो रहने वाले लोग हैं, वहां पे डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलने वाले एंड डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। दैट मीन्स डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग वहां पे रहते हैं एंड दोनों ही कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक है। दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द बेल्जियम एंड श्रीलंका। सबसे पहले हम समझेंगे बेल्जियम की कहानी, बेल्जियम की स्टोरी को समझें। बेल्जियम यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है जिसका पॉपुलेशन 1 करोड़ है, जिसका एरिया हमारे हरियाणा स्टेट के बराबर है एंड जो अपने बॉर्डर्स को फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड के साथ शेयर करता है।
ये जो पाई चार्ट है ये आपको दिखाता है कि पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसा है बेल्जियम का. So it is showing that 59% people they are the Dutch speaking people और ये Flemish region में रहते हैं. Flemish region means this region. 40% जो people हैं these are the French speaking people और ये जो region है ये आपका French speaking people है. इसको हम Wallonia region बोलते हैं एंड यहाँ जो लोग रहते हैं इनको वैलून्स बोलते हैं. ये जो लाइट ब्लू कलर आपको दिख रहा है मैप में इट इज शोइंग द जर्मन स्पीकिंग पीपल जिनका पॉपुलेशन अराउंड 1% है. सो ये है पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम जो आपको दिखा रहा है कि किस तरह से लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है बेल्जियम. तो ये स्लाइड आपको पॉपुलेशन ब्रेकडाउन ही शो कर रहा है जो भी हमने मैप एंड पाई चार्ट के थ्रू समझा. सो 59% डच स्पीकिंग पीपल दैट जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं. 40% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो बलून्स हैं एंड 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल. बट द कैपिटल सिटी ब्रसल्स जो कैपिटल है बेल्जियम का दैट इज ब्रसल्स उसमें जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है इट इज 80-20. 80% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एंड 20% डच स्पीकिंग पीपल. सो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि बेल्जियम में हम जो पॉपुलेशन का कंपोजिशन देख रहे हैं इट इज 59% डच स्पीकिंग, 40% फ्रेंच स्पीकिंग, 1% जर्मन स्पीकिंग. सो यहाँ हम देख रहे हैं कि 59% डच स्पीकिंग दैट मीन्स डच स्पीकिंग पीपल का पॉपुलेशन ज्यादा है. बट ब्रसल्स दैट मीन्स कैपिटल में क्या हो रहा है थोड़ी सी कहानी चेंज हो जा रही है. क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू डच स्पीकिंग पीपल. सो प्रॉब्लम क्या था बेल्जियम में. बेल्जियम की प्रॉब्लम ये थी कि अभी जब हमने देखा कि बेल्जियम में 59% डच स्पीकिंग पीपल है जो वलोनिया रीजन में रहते हैं. प्रॉब्लम क्या है बेल्जियम की. बेल्जियम नाउ व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन बेल्जियम. सो बेल्जियम की प्रॉब्लम ये थी कि बेल्जियम का जो पॉपुलेशन कंपोजिशन हमने अभी देखा उसमें फ्लेमिश रीजन जो डच स्पीकिंग पीपल है दैट इज 59%. जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है दैट मीन्स वैलून्स दे आर 40% एंड 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल. बट ब्रसल्स में दैट मीन्स कैपिटल में कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है. थोड़ी क्या अच्छी चेंज हो रही है. 80% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है and 20% only Dutch speaking people. Now प्रॉब्लम क्या हो रही है, टेंशन क्या क्रिएट हो रहा है. जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं पूरी कंट्री में यहाँ पे जो ब्रसल्स है जो कैपिटल है वहां पे रिच और पावरफुल है एंड डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का जो बेनिफिट है वो बहुत बाद में मिला. सो इसी वजह से जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो पहले से ही रिच है, एजुकेटेड है. इसकी वजह से डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में 1950s एंड 1960s के बीच में टेंशन क्रिएट होने लगता है. The tension between the two communities was more acute in Brussels. और सबसे ज्यादा टेंशन जो क्रिएट होता है वो ब्रसल्स में होता है बिकॉज यहाँ पे जो रेशियो है पॉपुलेशन का वो काफी चेंज हो रहा है in comparison to whole country. So what Belgium did to overcome its problem? So Belgium solved the problem very peacefully. बहुत peacefully solve किया with the help of power sharing. क्या किया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों ही लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में. एंड व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द बेल्जियम. सो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया ड्यूरिंग 1970 टू 1993 और कई स्टेप्स लिए. सो फर्स्ट स्टेप क्या लिया उन्होंने, इक्वल रिप्रेजेंटेशन. दोनों ही जो कम्युनिटी है डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग
उनसे इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स को जगह दी सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेकेंड थिंग उन्होंने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट्स में सेकेंड थिंग उन्होंने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट्स को और पावरफुल बनाया। स्टेट गवर्नमेंट्स अब सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट बन के नहीं बल्कि इंडिपेंडेंटली काम कर सकेंगे। थर्ड थिंग उन्होंने क्या किया, जो ब्रसल्स है जहां पे हमने देखा था कि 80-20 का रेशियो हो रहा था फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग पीपल का, वहां पे उन्होंने एक सेपरेट गवर्नमेंट दी, कैपिटल में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई एंड दोनों ही कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। फोर्थ थिंग उन्होंने क्या किया, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जो लैंग्वेज कल्चर इस तरह के मैटर्स को क्या करेगी, सॉल्व करेगी। सो कम्युनिटी गवर्नमेंट का कंसेप्ट लेके आए। एंड वन मोर थिंग, सम स्पेशल लॉज they had introduced which required the support of members from each linguistic group। जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉज को अमेंड करने के लिए हमें स्पेशल मैंडेट चाहिए होता है, ठीक उसी तरह से कुछ स्पेशल लॉज बनाए गए वहां पे जिनको सपोर्ट करने के लिए हर लिंग्विस्टिक ग्रुप की कम्युनिटीज से हर लिंग्विस्टिक ग्रुप की कम्युनिटीज का सपोर्ट चाहिए था। दस इससे बेनिफिट क्या हुआ, कोई एक सिंगल ग्रुप या एक सिंगल कम्युनिटी उस पर डिसीजन नहीं ले सकती थी। दैट मीन्स ब्रसल्स ने इन सब चीजों से क्या किया, क्या दिखाया, ये दिखाया कि किस तरह से हम पावर को शेयर करके डिस्ट्रीब्यूट करके इतनी डाइवर्स कंट्री में भी सबको इंक्लूड करके चल सकते। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ, बेल्जियम अवॉइडेड द कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टेट यूनाइटेड। सिंस उसने सारी कम्युनिटीज को मिला के एक साथ काम किया, सो बेल्जियम का कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हो गया एंड सारे एक साथ मिलके पीसफुली उस कंट्री में रह भी पा रहे। एंड बेल्जियम के समझदारी को देखते हुए जो यूरोपियन यूनियन है उसने अपना हेडक्वार्टर जो है वो ब्रसल्स में एस्टैब्लिश किया। सो ये थी बेल्जियम की स्टोरी जो बहुत पीसफुली बहुत हैप्पी एंडिंग वाली है। नाउ हम देखेंगे अब अपनी दूसरी कंट्री, दैट मीन्स श्रीलंका की स्टोरी। नाउ अब श्रीलंका की स्टोरी समझते हैं। सो श्रीलंका का जो एथनिक कंपोजिशन है उसमें हम देखते हैं कि 74% जो पीपल हैं दे आर सिंहलीस, दैट्स मीन सिंहला स्पीकर्स, एंड उनका रिलीजन है बुद्धिज्म। जो ये एरिया आप येलो कलर में देख रहे हैं ये सिंहला स्पीकर्स का एरिया है। 18% आर तमिल स्पीकर्स। तमिल स्पीकर्स में भी कुछ पोर्शन श्रीलंकन तमिल्स का है एंड कुछ इंडियन तमिल्स का है। सो श्रीलंकन तमिल्स वो तमिल्स हैं जो ऑलरेडी श्रीलंका के रेजिडेंट हैं, एंड ये जो आप रेड कलर में देख रहे हैं नॉर्थ एंड ईस्टर्न पोर्शन, ये पूरा श्रीलंकन तमिल्स ने ऑक्यूपाई किया है। दीज एरियाज, दीज आर द इंडियन तमिल्स जो ब्राउन कलर में आप देख रहे हैं। एंड इंडियन तमिल्स वो है जो रेजिडेंट इंडिया के हैं बट ही हैड कम टू श्रीलंका मेनी इयर्स अगो एज अ टी वर्कर एंड नाउ दे had settled here. So इनका रिलीजन हिंदू एंड मुस्लिम्स, एंड 1% जो है श्रीलंका की पॉपुलेशन में वो मुस्लिम्स। सो दिस इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, जिसमें हम देख रहे हैं किस तरह से रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक दोनों ही तरह की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है। Now majoritarianism in Sri Lanka. So what is majoritarianism? So majoritarianism means the majority community rules without caring for minorities. So majoritarianism का मतलब ये है कि जो majority community है whether it is religious or linguistic, so जो भी नंबर ऑफ पॉपुलेशन में जिनका परसेंटेज ज्यादा है वो रूल करते हैं बिना माइनॉरिटीज की केयर की। सो अभी हमने बेल्जियम की स्टोरी में देखा कि बेल्जियम ने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया थ्रू पावर शेयरिंग। अभी हम श्रीलंका की स्टोरी में कंसेप्ट देखते हैं मेजोरिटेरियनिज्म का। होता क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस in 1948, Sinhala leaders means Sinhala speakers, 74% population जो होल्ड कर रहे हैं, dominated the Tamil minority
जो 18% है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें मेजोरिटेरियनिज्म देखने को मिलता है श्रीलंका में। जो सिंहला स्पीकर्स हैं, जो 74% पॉपुलेशन का है, वो 18% तमिल स्पीकर्स को, तमिल माइनॉरिटी को डोमिनेट करते हैं। हाउ श्रीलंकन गवर्नमेंट फेवर द सिंहला? सो कैसे फेवर कर रही है सिंहलीज को? सो 1956 में एक एक्ट पास होता है, सिंहला ओनली एक्ट 1956। So Sinhala became the only official language sidelining the Tamil speakers. So जो एक्ट है उसने सिर्फ सिंहला को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया एंड तमिल स्पीकर्स को साइडलाइन कर दिया। Then the government followed policies that favored Sinhala applicants for government jobs and admissions. So Sinhalas को प्रेफरेंस देते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, यूनिवर्सिटी एडमिशन में। सिर्फ सिंहला पीपल को ही क्या किया जा रहा है, फेवर दिया जा रहा है। बुद्धिज्म गिवन स्पेशल स्टेटस, सिंस सिंहलीज का जो रिलीजन है वो बुद्धिज्म है। सो उस रिलीजन को भी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल प्रोटेक्शन, स्पेशल प्रोविजंस बना के रखे हैं बुद्धिज्म के लिए, एंड जिससे क्या हो रहा है, हम श्रीलंका में इनइक्वलिटी हमें देखने को मिल रही है। सो सिंहला स्पीकर्स के कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेज तीनों को ही प्रोटेक्शन एंड फेवर मिल रहा है श्रीलंका में। एंड जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, दैट मीन्स तमिल्स, उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनकी कोई केयर नहीं की जा रही है श्रीलंका में। सपोज अगर आपकी फैमिली में ऐसा होता है तो कैसा लगेगा आपको? यू विल फील इग्नोर, यू विल फील डिस्क्रिमिनेटेड। So like this, Tamils also felt ignored, discriminated. They were treated unequally in jobs and education. उनके लैंग्वेज को भी रिकॉग्निशन नहीं दिया जा रहा। सो इतना होने के बाद में नाउ तमिल्स ने क्या किया? ऑब्वियसली तमिल्स ने भी कुछ ना कुछ स्टेप्स लिए होंगे। सो उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद कुछ डिमांड किए गवर्नमेंट से। सो फर्स्ट जो उनका डिमांड था वो था इक्वल राइट्स। ऑब्वियसली वो भी इस कंट्री का पार्ट है तो उन्हें भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, एंड तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिलना चाहिए। रीजनल ऑटोनमी, दैट मीन्स मैप में हमने देखा कि जहां भी तमिल स्पीकर्स रहते हैं, जहां भी वहां पे उनको रीजनल ऑटोनमी मिले, दैट मीन्स एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म की जानी चाहिए फॉर द तमिल्स। एंड कुछ ग्रुप्स जो थे उसमें, कुछ लीडर्स जो थे, they were demanded a separate country that is called Tamil Eelam, that means Tamil government, Eelam means government। सो एक तमिल एक सेपरेट कंट्री चाहते थे फॉर तमिल स्पीकर्स इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट। जो हमने देखा कि नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट में श्रीलंकन तमिल्स रहते थे, वहां पे वो चाहते थे कि एक तमिल ईलम, एक तमिल गवर्नमेंट बना दी जाए जहां पे वो रूल कर सके। बिकॉज दे फेल्ट कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो गवर्नमेंट है, उनकी फंडामेंटल राइट्स तक को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स द राइट टू इक्वालिटी, उसको भी ये प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। So that's why they demanded these things. So that means वो भी चाहते थे कि पावर को शेयर किया जाए, जैसे कि हमने बेल्जियम में देखा। बेल्जियम में किस तरह से कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, जो इन लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस इश्यूज को सुनेगा, उसके लिए पॉलिसीज बनाएगा। एंड हमने देखा कि किस तरह से ब्रसल्स के लिए अलग गवर्नमेंट बना दी गई, एंड अदर जो वेलोनिया एंड फ्लेमिश रीजन था वहां पे अलग गवर्नमेंट बना दी गई, और सब में सारे जितने भी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे उनको इक्वल प्रोपोर्शन में मिनिस्टर्स दिए गए। वही चीज श्रीलंका में भी डिमांड की जा रही थी, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड को सुना नहीं। सो स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्यों कुछ कंट्रीज पीसफुल दिखती हैं, कुछ कंट्रीज हमें में सिविल वॉर दिखते हैं, या फिर अनरेस्ट दिखता है हमें वहां। क्यों दिखता है? बिकॉज अभी जैसे बेल्जियम का एग्जांपल ने, वहां पे हमने पावर शेयरिंग देखा, किस तरह से पीसफुली अपने जो भी प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया। वहीं श्रीलंका में हम देखते हैं मेजोरिटेरियनिज्म चल रहा है, दैट मीन्स सिर्फ मेजोरिटी पीपल की सुनी जा रही है। सो रिजल्ट क्या होगा? इट रिजल्टेड अ सिविल वॉर।
So the distrust between the two communities turned into civil war. जो distrust है जो दोनों communities के बीच में, उसकी वजह से श्रीलंका में होता है civil war. And it created in this civil war, it killed thousands of people, created refugees, and damaged Sri Lankan's economy and society. And it ended in 2009. See, 1948 से जब गवर्नमेंट बनी है तब से लेके 2009 तक कितना अनरेस्ट देखा है श्रीलंका ने. सो इससे किसी का कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बल्कि कितना ज्यादा जो है श्रीलंका को नुकसान पहुंचा, कितने सारे लोग मारे गए, एंड श्रीलंका की इकोनॉमी एंड सोसाइटी भी डैमेज हुई. It shows the timeline. Independence of Sri Lanka in 1948, majority takes power. Then 1956, Simla Only Act. 1970s, Tamil demands equal rights and movements of Tamils. 1983, civil war begins, and 2009, it's ended. It's ended with many deaths, and many people were forced to leave the country as refugees, and many people forced to leave their lost their livelihoods. Okay, so कुछ इस तरह की एंडिंग होती है श्रीलंका की मेजोरिटेरिज्म गवर्नमेंट की. अगर श्रीलंका ने भी यहाँ पे पावर शेयरिंग के थ्रू अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया होता, सो श्रीलंका की भी एंडिंग जो है, श्रीलंका में भी हैप्पी एंडिंग देखने को हमें मिलती. So Belgium and Sri Lanka की स्टोरी का एक कंपैरिजन देख लेते हैं. It will be helpful for you to write the difference, but will ask in the examination. So Belgium में हमने देखा power sharing देखी. So the power is shared among the different communities. In the Sri Lanka, majoritarianism, that means majority dominated the minorities. In Belgium, all the linguistic groups are respected, and in the Sri Lanka, Tamil language and culture was ignored. In the Belgium, equal representation देखा हमने सारे linguistic group का in गवर्नमेंट में. एंड श्रीलंका में हमने देखा कि किस तरह से तमिल स्पीकर्स को इग्नोर किया जाता है, उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. ओनली सिमला स्पीकर्स जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं पॉलिसी मेकिंग में. बेल्जियम में पावर शेयरिंग के थ्रू यूनिटी एंड पीस मेंटेन रही. वहीं श्रीलंका में हमने देखा कि किस तरह से मेजोरिटेरियनिज्म की वजह से वहां पे एक बहुत ही डिवास्टेटिंग सिविल वॉर देखने को मिला. सो बेल्जियम की जो एंडिंग थी वो हैप्पी एंडिंग थी, पीसफुल थी, एंड डेमोक्रेटिक सोल्यूशन देखने को मिला. एंड श्रीलंका की जो एंडिंग थी वो बहुत ही वॉयलेंट थी, कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिले फॉर डिकेड्स. नाउ की लेसन, क्या सीखने को मिलता है इन दोनों स्टोरीज से. सो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि क्यों डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट है, क्यों पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या क्यों कुछ कंट्रीज जो हैं वो हमें पीसफुल दिखती हैं, कुछ कंट्रीज में सिविल वॉर देखने को मिलता है. सो पावर शेयरिंग वो मीन है, वो मीडियम है, वो की एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि एक कंट्री पीसफुली लर्न कर सकती है. बेल्जियम की स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं, एंड श्रीलंका की स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर पावर शेयरिंग नहीं होती है कम्युनिटीज के बीच में तो किस तरह से सिविल वॉर की कंडीशंस हो जाती हैं, एंड एक कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस जिसको ग्रो करना चाहिए वो कितना पीछे चला जाता है, क्योंकि वहाँ की सोसाइटी, इकोनॉमी, सब चीजें वहाँ पे क्या होती हैं, उनको प्रॉब्लम होती है. सो की लेसन क्या है? Accommodation and power sharing lead to peace. Obviously, power sharing lead the peace, and majoritarianism leads to conflict. So हमें सिर्फ कंट्री में ही नहीं, अपनी फैमिली में भी ये देखना है कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए, जिससे हमारी फैमिली भी पीसफुल हो, एंड कंट्री में भी पावर शेयरिंग होनी चाहिए. जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनमें पावर शेयरिंग हमें देखने को मिलनी चाहिए, जिससे कंट्री पीसफुली लर्न कर सके, ग्रो कर सके, एंड डेवलप हो सके. सो व्हाई इज पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंट? क्यों इम्पोर्टेंट है पावर शेयरिंग? अंकल जी कह रहे हैं पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आई लव डेमोक्रेसी.
सो डेमोक्रेसी का एक की एस्पेक्ट है पावर शेयरिंग, जैसा कि अभी हमने दो एग्जांपल्स के थ्रू भी समझा कि किस तरह से पावर शेयरिंग के थ्रू एक डेमोक्रेसी को हम सक्सेसफुली रन कर सकते हैं. सो दो रीजंस दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज प्रूडेंशियल रीजन एंड सेकंड वन इज मोरल रीजन. सो प्रूडेंशियल रीजन मींस जो प्रैक्टिकल बेनिफिट है पावर शेयरिंग का, जो प्रैक्टिकली प्रोज एंड कॉन्स को देख के हम बता सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्रूडेंशियल रीजन. Moral reason means that is depend on the principle of right and wrong. Okay, so prudential reason क्या है? So power sharing के through हम conflict को reduce कर सकते हैं, peace maintain कर सकते हैं country में, and country को हम united भी रख सकते हैं, जो कि अभी हमने बेल्जियम and श्रीलंका के केस में देखा. एग्जाम्पल अगर इंडिया का ले हम, सो इंडिया में जो रिजर्वेशन सिस्टम है जिसके थ्रू हम SC ST एंड OBC को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करते हैं. सो दैट मीन्स हम जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है एंड जो वीकर सेक्शंस हैं उनको भी अब गवर्नमेंट में उनको भी मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करके चलने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ पावर शेयरिंग. Prudential benefit of power sharing. Now moral reason. So moral reason is this, that power sharing is the spirit of democracy. Without power sharing a democracy cannot run successfully. से अगर एक डेमोक्रेसी को सक्सेसफुली रन करना है, सो हमें पावर शेयरिंग के थ्रू ही इसको रन करना पड़ेगा, बिकॉज democracy is the rule of people. It is the government of the people, by the people, for the people. So we should include each and every person in the government, and that's why the power sharing is the spirit of a democracy. Forms of power sharing. For a long time, it was believed that power of a government must reside in one person. It was felt that if the power is distributed among the institutions or among the groups of persons, so it would be difficult to take quick decisions and to enforce them. But these notions have changed with the emergence of democracy. Democracy के emergence के साथ ये notions change हो गए, because democracy का एक basic principle है, people are the source of all political power. And as we know that democracy is the rule of the people. So democracy में जो लोग हैं, जो people हैं, जो citizens हैं country के, वो different institutions के through क्या करते हैं, democratic government में participate करते हैं through representatives. वो decision making में अपना role play करते हैं. So एक good democratic government, एक successful democratic government को चलाने के लिए ये जरूरी है कि जितने भी डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग हैं एक कंट्री में, उन सभी को इंक्लूड करके चला जाए, एंड everyone has a voice in the shaping of public policies. So डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का या पावर शेयरिंग की जरूरत समझी गई, और in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. So modern democracies में power sharing को power sharing के different arrangements देखने को मिलते हैं, different forms में हम देखते हैं. कुछ जो common arrangements हैं उनको हम आज इस वीडियो में देखेंगे. So first जो arrangement है power sharing का, that is horizontal distribution. So horizontal distributions means power is shared among different organs of government. Organs of government क्या है? There are three organs of government: legislature, executive and judiciary. So काम क्या है legislature का? It is a law making body. Executive, which execute the laws, and judiciary, which check that laws are followed properly or not. So ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का इन डिफरेंट ऑर्गन्स में, इट इज कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ पावर्स. यहाँ पे जो तीनों ऑर्गन है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, एंड ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी एक ऑर्गन में पावर का कंसंट्रेशन ना हो, कोई भी एक ऑर्गन जो है वो पावरफुल ना हो.
and this results in a balance of power among various institutions. So last year आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से जो मिनिस्टर्स हैं वो जो मिनिस्टर्स हैं वो गवर्नमेंट जो भी पावर्स हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, गवर्नमेंट के पावर एक्सरसाइज करते हैं, बट दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज. सिमिलरली जो जजेस हैं वो एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू अपॉइंट होते हैं, बट वो एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग पे एक चेक रखते हैं. जो एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग है उस पे नजर रखते हैं, एंड ऑल्सो जो लेजिस्लेचर के थ्रू जो भी लॉज बनाए गए हैं उसको भी वो चेक करते हैं. सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड a system of checks and balances, and this ensures that there should be a balance among these three organs of government. Second form of power sharing is vertical distribution. So vertical distribution means power can be shared among governments at different levels. So in many countries there are different levels of government. पूरी कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट होगी उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे, जैसे हम इंडिया में बोलते हैं. पूरी कंट्री के लिए जो भी गवर्नमेंट है उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं. रीजनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं. एंड लोकल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए जो लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट बनाई जाती है उसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, लाइक द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज. सो जिन भी कंट्रीज में इस तरह से डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, एंड दिस इज कॉल्ड फेडरलिज्म. नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो फेडरलिज्म ही है, और इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे उस चैप्टर में. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. जैसे बेल्जियम का अगर एग्जांपल है तो वहाँ पे हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट देखी जो डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स एंड रिलीजियस ग्रुप्स के लिए काम करेगा. सो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो हम SC ST OBC एंड वुमेन, दैट मींस जो माइनॉरिटी एंड वीकर सेक्शन को हम रिजर्वेशन देके गवर्नमेंट में इंक्लूड करते हैं, मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करते हैं, इट इज द पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. So this type of arrangement give space in the government and administration to diverse social groups. वो ग्रुप्स जो कहीं ना कहीं खुद को गवर्नमेंट से अलग फील करते हैं, सो उनको भी गवर्नमेंट में इंक्लूड करने के लिए इस तरह की पावर शेयरिंग की जाती है. एंड दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन द पावर. फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, power can also be shared among different political parties and pressure groups. So अगर बात करें हम political parties की, so in contemporary democracies this takes form in the form of competition among different political parties. So this ये जो competition है, it ensures that power does not remain in one hand. So ये जो competitions होंगे political parties के बीच में, इसके थ्रू बेनिफिट ये होगा कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में पावर नहीं रह जाएगी. एंड आगे चल के हम क्या देख सकते हैं, हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करेंगी. मे बी वो कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करे. कोएलिशन गवर्नमेंट मींस जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज मिलके एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, इट इज कॉल्ड द कोएलिशन गवर्नमेंट. सो कोएलिशन गवर्नमेंट अगर वो फॉर्म करते हैं, सो उसमें भी हम क्या देखते हैं, पावर की शेयरिंग देखते हैं, प्रोपोर्शन में पावर की शेयरिंग देखते हैं इन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. प्रेशर ग्रुप्स, सो प्रेशर ग्रुप्स में भी हम पावर शेयरिंग देखते हैं. जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट के कुछ जो डिसीजंस हैं अगर वो सही नहीं है, वो जो पॉलिसी है अगर वो सही नहीं है, तो उनको प्रेशराइज करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं. सो देयर आर डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स लाइक फार्मर्स का ग्रुप हो गया, और ट्रेड यूनियंस हो गए, बिजनेस ग्रुप्स हो गए, और जैसे हम अभी लेबर यूनियन भी देखते हैं, ऑटो रिक्शा के भी यूनियंस को देखते हैं. सो दीज ऑल आर द प्रेशर ग्रुप्स. और उनसे रिलेटेड अगर कोई ऐसी पॉलिसी आती है या ऐसा कोई रोल आता है जो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, उनके वेलफेयर के लिए ठीक नहीं है, तो वो
गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके, इन्फ्लुएंस करके डिसीजंस को चेंज कराने की कोशिश करते हैं। सो हमने देखा कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज एंड डिफरेंट प्रेशर एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स के थ्रू भी पावर शेयरिंग की जाती है। So this is all about the chapter power sharing. कुछ और important points देख लेते हैं, जैसे इंडिया एंड पावर शेयरिंग, इंडिया में पावर शेयरिंग देख लेते हैं। सो इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ पावर शेयरिंग, क्योंकि इंडिया में हम सभी जानते हैं कि इंडिया में बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, बहुत वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। सो लिंग्विस्टिक मिलती है, रिलीजियस डाइवर्सिटी मिलती है, एंड इंडिया ने बहुत सारे लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है। जो स्टेट्स हैं उनको लिंग्विस्टिक बेसिस पे फॉर्म किया गया है। रिजर्वेशन सिस्टम है जिसके थ्रू हम वीकर सेक्शन को एंड माइनॉरिटी सेक्शन को इंक्लूड करते हैं गवर्नमेंट में। एंड कोएलिशन गवर्नमेंट्स बहुत कॉमन है इंडिया में, बहुत पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हमें कंपटीशन देखने को मिलता है, जिसके थ्रू भी हम देखते हैं पावर शेयरिंग। सो हम देख रहे हैं कि जितनी भी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हमने पढ़ी वो सारी हमें इंडिया में देखने को मिलती है, वेदर इट इज द वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और सोशल ग्रुप्स की पावर शेयरिंग हो या फिर पॉलिटिकल पार्टीज की पावर शेयरिंग। साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो एन ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग। तो आफ्टर अपार्थाइड मतलब मीन्स जो नस्ल भेद वहां पे चल रहा था, जो रंग भेद वहां पे चल रहा था, उसके खत्म होने के बाद में नेल्सन मंडेला ने यूनिटी को चुना, ना कि रिवेंज को। उन्होंने लोगों से अपील की कि जिन्होंने आपके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया है या नस्ल भेद किया है, उनको हम माफ करेंगे और फिर से यूनाइटेड होके कंट्री को लेके चलेंगे ताकि कंट्री को सक्सेसफुली रन किया जा सके। सो साउथ अफ्रीका भी पावर शेयरिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सो ये था हमारा चैप्टर पावर शेयरिंग, जिसको हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा। ये स्लाइड मैंने ऐड कर दी है फॉर द रिवीजन पर्पस, जहाँ से आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर पावर शेयरिंग इज एसेंशियल फॉर द डेमोक्रेसी बिकॉज इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटेन्स द यूनिटी। किस तरह से बेल्जियम में हमने अकोमोडेशन देखा, किस तरह से श्रीलंका में हमने मेजोरिटेरियनिज्म देखा। फेडरलिज्म क्या होता है, दैट इज द वर्टिकल पावर शेयरिंग, सेपरेशन ऑफ पावर्स दैट इज इन द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जैसे व्हाट इज एथनिक ग्रुप। सो एथनिक ग्रुप मीन्स पीपल शेयरिंग सम सेम कल्चर, लैंग्वेज। मेजोरिटेरियनिज्म का मीनिंग आप देख सकते हैं, व्हाट इज सिविल वॉर देख सकते हैं। सिविल वॉर मीन्स वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ कंट्री। Coalition means government formed by multiple parties, and federalism means multi-level government system. So these are some important points which you can revise from this slide. एंड इस पिक्चर के थ्रू भी आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। इसमें मैंने शॉर्ट में सारे जो भी पॉइंट्स हैं वो ऐड कर दिए हैं। सो आप यहाँ से चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। That's all for today's video. Thank you for watching. Stay motivated, keep learning, and I'll see you in the next video. Happy learning. Thank you.